हेलो एवरीवन। वॉइस वगैरह क्लियर है? जल्दी से बता दो, वॉइस वगैरह क्लियर है? जल्दी से आ जाओ क्लास में, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आ जाइए फटाफट। जल्दी से आ जाओ सर, फटाफट, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आ जाइए सर, फिर फटाफट स्टार्ट करते हैं। फटाफट आ जाओ सब, टाइम पे आया करो। 8:05 हो गए हैं। और आज कौन कौन आया है? आज से सबकी प्रेजेंट एब्सेंट लगेगी, ओके? तो फिर मत बोलना कि मैम। और इसी अकॉर्डिंग मैं कुछ आपके लिए स्ट्रेटेजी रखूंगी, ओके? वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, फिर स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट कितने बच्चे आ गए हैं आज? एक बार मैं अपने पास नोट डाउन कर लेती हूँ। कितने बच्चे आ गए हैं? कौन कौन आया है आज क्लास में? हैंड रेज करके बता दो एक बार। फटाफट मुझे कंफर्म करा दो। हाँ जी। और क्योंकि आज से मैं देखना चाहती हूँ कि कितने बच्चे अवेयर हैं पढ़ाई को लेकर। ओके, आफरीन, ललिता, लोमन। और बाकी एक स्टूडेंट और है। एक सेकंड, मुझे ही देखना पड़ेगा। दो ललिता हैं क्लास में अब। अच्छा। ओके। ओके, देखते हैं फिर आज से। ओके, कि देखते हैं आज से कंपटीशन कौन कितना आगे जाता है। सबके स्कोर वगैरह सब नोट डाउन करूंगी मैं। कौन कितना कैसे पढ़ रहा है अच्छे से, सब मेरे पास डाटा रहेगा आप लोगों का, ठीक है? सो स्टार्ट करते हैं फिर। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज Ashika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started with our fill form app. तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये चैनल्स हैं आपके सोशल मीडिया के, और इनको आप ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको कोई भी न्यू अपडेट होगी, कोई भी न्यू इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपको बहुत इजीली प्रोवाइड हो पाएगी, है ना? सो नेक्स्ट आ जाइए। आप देख सकते हैं यूजीसी नेट 2023 के अंदर पेपर फर्स्ट प्लस पेपर सेकंड आपको देखने को मिलेगा। नोट्स मिल रहे हैं आपको, PYQs विद आंसर्स देखने को मिल रहे हैं, 100+ मॉक टेस्ट, क्विजेस, नोट्स, सैम्पल पेपर, ऑल आर ओनली ऑन फिल फॉर्म ऐप, है ना? कहाँ मिल रहे हैं? ओनली ऑन हमारे फिल फॉर्म ऐप पे। सो नेक्स्ट आ जाइए। यूज कोड, अगर आप अपना यूज कोड करेंगे आशी स्टैन, अगर ये मेरा कोड है, अगर आप ये यूज करते हैं तो आपको 10% का ऑफ मिलता है एनी फिल फॉर्म कोर्सेज पर। यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। आपकी ऐप पे क्लासेस है 8 बजे।
मंडे टू थर्सडे। एंड आपको पता है यूट्यूब पे 10 बजे आपकी जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, फ्राइडे एंड सैटरडे 2 डेज। जो हम ऐप पे पढ़ते हैं वहाँ पे वही रिकॉर्डेड क्लासेस अगेन रिपीट करी जा रही हैं, ठीक है। वहाँ पे मेरी लाइव क्लास नहीं होती अब यूट्यूब पे, ठीक है। अब यूट्यूब पे लाइव क्लास नहीं होगी। एंड हाउ टू डाउनलोड नोट्स, नोट्स को कैसे डाउनलोड करें। जैसे आपको पता है आप और ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं, फिल जैसे फिल फॉर्म हो गया, प्ले स्टोर पे जाके आप फिल फॉर्म को इंस्टॉल कर लेंगे। देन आपको यू विल गेट नोट्स एंड ये इसकी वेबसाइट है एंड ये कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, सो जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पर सर्च किया है। सो नेक्स्ट आ जाइए। मिस्टेक आर प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग। मिस्टेक्स क्या है? प्रूफ है क्या? दैट यू आर ट्राइंग, कि आप ट्राई कर रहे हो, है ना। मिस्टेक्स क्या है? प्रूव है। अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आप आगे कोशिश कर रहे हैं कुछ करने की, या बार बार उसी चीज को करने की कोशिश कर रहे हैं? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा नहीं, पता चलेगा ना। इसीलिए कहते हैं जब करोगे सीखोगे तो गिरोगे भी बार बार। चींटी को देख लो, बार बार गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर बार 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 गिरती है, फिर ऊपर चढ़ती है। कभी उसको देखा है? कभी देखा है कभी हारते हुए? नहीं देखा ना। वो कितनी सी होती है, और सोचो कितना भारी सामान लेकर वो ऊपर चढ़ रही होती है। आपके दीवारों पे देखा होगा आपने, तो लाइव एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इससे तो कोई नकार भी नहीं सकता। तो ऐसे ही कहते हैं अगर आप मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आप कैसे पता चलेगा यू आर ट्राइंग और नॉट। इसलिए ठीक है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट। वेलकम माय फ्यूचर लेक्चरर, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो जल्दी से आ गए, और कितने बच्चे अगर क्लास में प्रेजेंट हुए हैं तो आप मुझे कृपया करके बता दीजिए, क्योंकि आज से आपकी अटेंडेंस में लगानी स्टार्ट कर रही हूँ और आज से मैं पूरा डाटा अपने पास रखूंगी कि कौन बच्चा क्लास में कितना एक्टिव है, वो कितना पढ़ रहा है, और कितना उसको कितना समझ में आ रहा है, कितना वो ध्यान से पढ़ रहा है ना। ये सब चीज़ें मैं सारी नोट डाउन करूंगी आप लोगों की। तो अभी दो बच्चे ऐड ऑन हुए हैं, कृपया करके मुझे बता दीजिए कि कौन ऐड ऑन हुए हैं। 4 बच्चों की लग चुकी है प्रेजेंट। सो स्माइल कर दीजिए, पहली बात तो प्यारी सी स्माइल कर दीजिए, स्माइल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। समझ आ रहा है? शिवानी, शिवानी आई है क्लास में। और कौन है? और कौन आया है क्लास में? और कौन क्लास में ऐड ऑन हुआ है? फटाफट बता दो, बार बार इतना। क्लास में और कौन ऐड ऑन हुआ है? मुझे देखना पड़ेगा, आप लोग नहीं बताओगे लग रहा है। हाँ जी, शिवानी और नन्हे। नन्हे, एक बात बताओ, आपको बताना नहीं होता कि मैम मैं क्लास में आ गया हूँ, नहीं आ गया हूँ? एंड सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए आप लोग कि कल हमने मार्थस की थ्योरी पढ़ी थी, तो मार्थस क्या बोल रहा है? मार्थस क्या बता रहा है हमें? मार्थस हमें क्या बता रहा है? मार्थस की थ्योरी में एक मेन पॉइंट क्या है? किसके ऊपर डिपेंड है मार्थस की थ्योरी? तो आप सब मुझे कमेंट सेक्शन पे आंसर दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने कल प्रॉमिस भी किया था और कल मैंने ज़्यादा कुछ पढ़ाया भी नहीं था। तो आज से आप देखते हैं कितने बच्चों को कितना परफॉर्मेंस क्या रहता है ना। वेरी गुड इवनिंग नन्हे जी, जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए, जल्दी से मुझे आंसर दे दीजिए आप लोग कि क्या है आप लोगों का। मैं भी तो देखूँ क्या, कैसे क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। जल्दी से मार्थस की थ्योरी जिसको समझ आई है कृपया करके बता दीजिए। जल्दी से सब आंसर दे दीजिए, जिससे मुझे पता तो चलेगा कि आप लोग कितना अलर्ट हो गए हैं। कल आप सब लोग प्रॉमिस बोल के गए थे,
आफरीन इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए जितना अगर आपको याद हो या आपने पढ़ा होगा कल का। तो अगर आप कहीं और देख रही हैं या कॉपी में से देख रही हैं तो ये चीटिंग हो जाएगी। और नहीं आता तो आंसर लिख दो, मैम नहीं आ रहा, मैम याद नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। ललिता ने लिखा है पूंजी संचय। ललिता ने लिखा है पूंजी संचय। बेटा ललिता पूंजी संचय हमने इसमें नहीं पढ़ा था। क्या कहते हैं, वेरी गुड आफरीन, वेरी गुड। क्लास में ध्यान नहीं है तुम्हारा, है ना? सीरियस होकर पढ़ लो, टाइम नहीं है अब, अगस्त ऑलमोस्ट जा ही चुका है, सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सिलेबस भी कंप्लीट करना है। कल माल्थस की थ्योरी में क्या पढ़ा था? अब अगेन कोई भी कल से क्लास में कुछ भी बात रिपीट नहीं करूंगी। क्या पढ़ा था माल्थस की थ्योरी में? पूंजी संचय बेटा नहीं होता है इसका, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, तुमने ट्राई किया, ये बहुत जरूरी था, ठीक है। पूंजी की भूमिका नहीं बताइए बेटा, पॉपुलेशन के ऊपर डिपेंड है कि पॉपुलेशन जितना होगा उतना ही फूड सप्लाई होगा। ये माल्थस की थ्योरी में आपने डिटेल में पढ़ा था कल, अगर आपको याद अब आ गया होगा। अगर लो लो होगी, हाँ, जनसंख्या की वृद्धि, हाँ 8 बजे रहेगी। और हाँ एक बात और आप लोगों को बतानी थी, अब आपकी क्लास 2 आवर की भी हुआ करेगी, उसका टाइम टेबल मैं आपको बता देती हूँ। 8 to 9 हमारी क्लास होती है अभी, ठीक है, और फिर 9 to 10 आपकी पेपर फर्स्ट की क्लास होती है, जो भी बच्चे पेपर फर्स्ट लेते हैं। फिर 10 to 11 भी हमारी क्लास हुआ करेगी, अब मतलब 2 घंटे हो जाया करेगी, पर मैं डेली नहीं लूँगी, ठीक है। मैं डेली ये क्लास नहीं लूँगी 10 to 11 वाली, जब मुझे नीड होगा कि मुझे ज़रूरत लगेगी, सिलेबस ज़्यादा खींचना है या हमें टाइम ज़्यादा चाहिए पढ़ने के लिए, हमें एमसीक्यूज़ करने चाहिए, तो उस दिन हम 2 घंटे क्लास करेंगे। पहले हम करेंगे 8 से 9, फिर आप पेपर फर्स्ट की क्लास ले लेना जो बच्चे लेते हैं 9 to 10, फिर 10 से 11 दोबारा मिलेंगे, ठीक है। 8 से 9 तो होती है, वो डेली होगी। नहीं बेटा दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता है, मेरे पास इवनिंग में ही टाइम होता है, तो इवनिंग में ही हमारी क्लास हुआ करेगी। और जो टाइम है वो अब फिक्स हो चुका है, अब कोई इसमें चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि तुम सब लोग अब इसमें ढल चुके हो, अब तो मुझे पता है तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो 9 to 10 ये पेपर फर्स्ट की क्लास ले लेना, फिर 10 to 11 अगेन आ जाना, ठीक है, अगेन आ जाना पढ़ने के लिए, ठीक है। अब मैं बता दिया करूंगी कि कब कब तुम्हारी क्लास है, वो मैं बता दिया करूंगी। आज तो नहीं है 10 to 11 वाली, मे बी कल हो सकती है, कल मैं रखूंगी 10 to 11। कल मैं कल की क्लास में बता दूंगी, जब 8 से 9 क्लास करेंगे तो मैं बता दूंगी 10 बजे आप लोगों को आना है या नहीं आना है, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस टाइम? मतलब 2 घंटे पढ़ेंगे अच्छे से तो सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और थ्योरी अच्छे से समझ लेंगे, है ना? सो जल्दी से आ जाओ फिर। अब हमने कौन सी थ्योरी पढ़ी थी कल? माल्थस की। आज हम पढ़ने वाले हैं मिल की थ्योरी, है ना? यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक सेकेंड। मिल की थ्योरी, ठीक है। मिल थ्योरी ऑफ यूटिलिटी। मिल्स की थ्योरी क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी पे क्या बताया गया है? ये यूटिलिटी से रिलेटेड है, मतलब एक हायर स्टैंडर्ड मोर स्पेसिफिक टू ह्यूमंस अबाउट रियलाइजेशन ऑफ गोल्ड। इसकी एडवांटेज थी कि एक हायर स्टैंडर्ड है और मोर स्पेसिफिक है, किसके लिए? ह्यूमंस के लिए। और ये रियलाइजेशंस करता है गोल्स के साथ, जो भी इसके गोल्स होते हैं उसको रियलाइज करता है। और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि मोर डिफिकल्ट, इसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है, और इसके कॉन्सेप्ट्स वो जो हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो ये हिंदी में आगे देख लो। जॉन स्टॉर्ट मिल द एल्डेस्ट सन ऑफ जेम्स मिल के, किसके? यूटिलिटी मीन्स आपकी उपयोगिता, ठीक है। कितनी उपयोगिता, यूटिलिटी मीन्स होगी आपकी उपयोगिता। अभी आप आगे बढ़ो, उसको छोड़ दो, तो इंग्लिश में था, अभी इसमें आगे देखते हैं, ठीक है। जेम्स मिल के सबसे बड़े बेटे जॉन स्टुअर्ट मिल, ठीक है, अपने समकालीन एक शिशु विलक्षण के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में जाता था? उपयोगिता, हाँ। 3 साल की उम्र में ग्रीक सीखा उन्होंने, 6 साल की उम्र में अंक गणित और इतिहास, और 8 साल की उम्र में लैटिन, ठीक है। 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में अर्थशास्त्र। उन्होंने कौन सी उम्र में अर्थशास्त्र सीखा? 12 साल की उम्र और 13 साल की उम्र में, तो ये आप बता सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट हो गया आपका पॉइंट, ठीक है, कि आ सकता है कौन सी एज में इन्होंने सीखा था और किस वर्ष की। ये पीजीटी के लिए जैसे इंपॉर्टेंट हो गया, वन लाइनर क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो जो भी बच्चे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। किस वर्ष की आयु में ब्रेथामाइट राजनीतिक दर्शित 15 में आया था, ठीक है। फिलोसफी वाला जो उन्होंने पढ़ाया था वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। सो कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ।
अब ये क्या बताता है कि कंट्रोल कर रहा है, मिल क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मिल किस में बिलीव करते हैं, किस में विश्वास कर रहे हैं, मिल मिल जो है, जेस मिल है, वो किस में विश्वास रखते हैं, माल्थीशियस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, किसमें, माल्थिश की जो हमने थ्योरी पढ़ी थी उसमें विश्वास करते हैं। मिल जनसंख्या के माल्थिशियस सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो जनसंख्या के हिसाब से वह मतलब केवल मजदूर वर्ग की संख्या थी, समझ के, मजदूर वर्ग की संख्या की बात कर रहा है, ये टोटल पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा। सोचो हम लोगों को मिलाकर, जैसे रिच पीपल, मीडियम जो लोगों को, वो मिलाकर नहीं बात हो रही, यहाँ हो रही है ओनली लेबर की बात, मजदूरों की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। वेजेज वेज उनकी बात हो रही है, जो श्रमिक वर्ग लोग होते हैं, ठीक है। इसलिए वह संख्या में वृद्धि के बारे में चिंतित था। मतलब क्या हो रहा था, कई जगह पे पॉपुलेशन तो आपकी बढ़ रही है, पर किसकी, लेबर वगैरह श्रमिकों की, बट उस जगह इतना वर्क नहीं है, तो क्या होगा, जब जब हद से ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। और आप उनको रेंट कैसे दोगे जब आपके पास इतना नहीं है देने को, तो क्या हो जाता है उस टाइम पे आके, फिर आप उसमें हो जाते हो, मंदी में आ जाते हो, है ना। तो उत्पादक मजदूर जो किराए पर काम करते थे, तो ये इसलिए चिंतित था क्योंकि अगर मान लो उत्पादक बना रहा है मजदूर, तो उसको किराए पे काम करते हैं ना, वो किराए पे ही तो आ रहे हैं आपके यहाँ, किराए पे तो काम करने आ रहे हैं, आप उनसे हायर कर रहे हो। अब वो ज़्यादा आ जाएंगे तो आप कैसे करोगे, नहीं कर पाओगे ना, कैसे कर पाओगे। तो इसलिए कहते हैं कि जितना पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है तो उतना ही हमारा फूड सप्लाई होना चाहिए, इसीलिए बोला गया कि किसी को कोई खाने की कोई दिक्कत ना हो। ये माल्थस की हमने थ्योरी में पढ़ा था कि उसको उतना फूड सफिशिएंट मिलना चाहिए, है ना। समझ में आया? उतना फूड क्या है, सफिशिएंट होना चाहिए वो भी, ठीक है। सो नेक्स्ट आ जाओ वेजेस फंड, वेजेस फंड, ठीक है, वेजेस फंड, मजदूरी निधि। मिल के अनुसार क्या बताया है कि श्रम की आपूर्ति की लोच में वृद्धि के जवाब में बहुत अधिक। अब आप लोगों को नोट्स समझ आ रहे हैं अच्छे से, नोट्स में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, बहुत कम ला रही हूँ मैं नोट्स आपके लिए। और जैसे आपने डॉट वाला जो प्रॉब्लम बताया था वो भी अब मैंने सॉर्ट आउट कर दिया है। तो आप लोगों को अब नोट्स कैसे लग रहे हैं, 2-3 दिन से काफ़ी मेहनत कर रही हूँ मैं नोट्स में, एक्स्ट्रा मेहनत कर रही हूँ, बल्कि पहले तो करती थी, अब एक्स्ट्रा कर रही हूँ। तो समझ में आ रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है पीडीएफ वगैरह में, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हो रही है। बता सकते हो आप लोग, क्योंकि इतनी मेहनत से अगर मैंने बनाया, परफेक्ट है, ओके। सो जवाब में बहुत अधिक है, क्या है ये, श्रम की आपूर्ति की लोच में वृद्धि के जवाब में बहुत अधिक है ना। जैसे तो कह सकते हैं जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो लेबर इज वेरी हाई, क्या है, वेरी हाई, लेबर इज वेरी हाई। वेजेस का जो फंड दोगे आप उन्हें, तो पर उसके लिए क्या है, सप्लाई है जो लेबर की वो वेरी हाई है, जब हाई होगी टू रेस्पॉन्स टू राइज इन वेजेस, अब क्या होगा, उसके क्या हो जाएगी, वेजेस भी अधिक हो जाएगी इसके अंदर। तो वेजेस जनरली एक्सीड हो जाते हैं मिनिमम सब्सटेंस लेवल पे, है ना। ये मिल ने लेबर पॉपुलेशन पर ध्यान दिया है, हाँ जी। तो उन्होंने वो बताया था, तो इन्होंने फिर इस अकॉर्डिंग इस चीज़ को अपने ऊपर फॉलो किया, और इन्होंने पूरा इसके बारे में बताया कि अच्छा, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो भी रही है तो वेजेस वगैरह हमें ज़्यादा देने होंगे, तो मिल इस बात पे ध्यान दे रहे हैं पूरा टोटल पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो मजदूरी आमतौर पर न्यूनतम निर्वाह स्तर से अधिक होती है, किससे होती है, मजदूरी जो आमतौर होती है अब जैसे मान लो एक इंसान को हम मजदूरी दे रहे हो, तो एक बार बताओ उससे वो कितनी सेविंग कर लेगा, क्या कर लेगा उससे, वो गरीब ही रहेगा ना, सिर्फ क्या कर पाएगा, रोटी खा पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े ले लेगा, एक वक्त के 2 वक्त, इससे ज़्यादा क्या कर लेगा। तो मजदूरी का भुगतान पूंजी से किया जाता है, जो आप ऑफकोर्स अगर आप मजदूरी के लिए दे रहे हैं तो उसे क्या देंगे, पैसा ही तो देंगे, पूंजी तो देंगे। इसीलिए वे मजदूरी का भुगतान करने के लिए पूंजी की मौजूदा निधि द्वारा सीमित है। मतलब उन्होंने मौजूदा मतलब लाइक एक इन्होंने तय कर रखा है, मीन्स कहने का मतलब ये है, इन्होंने एक फिक्स्ड उसमें एक तय कर रखा है कि इतना हम पेइंग करेंगे, ठीक है, कैपिटल को, है ना। सो नेक्स्ट आ जाओ, वेजेस फंड हो गया, फिर उसके बाद आता है स्टेशनरी स्टेट नॉट अ रियलिटी। मतलब ये बोल रहा है कि स्थिर स्थिति एक वास्तविकता नहीं है इसके अंदर। तो रिकार्डो, जो हमने रिकार्डो में पढ़ा था, रिकार्डो का क्या मानना था कि स्थिर अवस्था में आएगी तो भविष्य जब पूंजी संचय बंद हो जाएगा। अगर मान लो एक टाइम पे आके चीजें बनेगी, वाला डायग्राम बताया था आपको, एक सेकेंड, हाँ ये वाला डायग्राम आपको बताया था मैंने, एक टाइम पे आके ये स्थिर हो जाता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पूंजी संचय क्या हो रही है, बंद हो रही है। तो मिल के लिए स्थिर स्थिति बहुत ही निकट थी, मिल के लिए क्या थी, ये स्थिति बहुत निकट थी। उन्होंने इसका स्वागत किया, आगमन किया, उसके आय के वितरण में सुधार किया।
मीन्स कहने का मतलब है इन्होंने इसको सुधार किया, मतलब एक जो स्थिर ये सेट जो थी, स्थिर स्थिति थी, इन्होंने इसे रियलिटी नहीं मानी, इस पे इन्होंने क्या दिया, ध्यान दिया। क्या दिया, ध्यान दिया। एक सेकेंड, एक सेकेंड वेट करना जरा। ठीक है, हाँ, तो क्या बता रही थी मैं? यस, तो इसमें स्टेशनरी स्टेट में एक ये हो जाता है कि ना तो यहाँ पे आपकी पॉपुलेशन अगर नहीं बढ़ रही है, तो ना पूंजी संचय भी नहीं होगा। यहाँ पे दोनों, अगर अगर ये टोटल पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, स्थिर है, तो पूंजी भी स्थिर ही रहेगी, है ना? और फिर लोग अपना कैसे निर्वाह कर लेते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ में अच्छा है, कोई किसी चीज़ में अच्छा है, तो क्या करते हैं, उस सबसे क्या करते हैं, फिर वो लोग काम करते हैं, फिर उससे क्या करते हैं वो लोग, अपना पालन पोषण करते हैं। तो ये तो आगे की बात है, बट स्थिर स्थिति एक वास्तविकता नहीं है। सोचो, ये एक रियलिटी नहीं है कि आपका ये स्टेशनरी स्टेट एक रियलिटी रियलिटी नहीं है, ये कम बढ़ भी हो सकती है। बट जब पॉपुलेशन अगर इसमें स्थिर रहेगी, तो पूंजी पूंजी संचय भी नहीं हो पाएगा। मतलब मीन्स कहने का मतलब दोनों ही इसमें स्थिर हो जाएंगे फिर, है ना? ये बात सोचना कि एक चीज़ आपकी वेरिएबल है और एक आपकी स्टेशनरी स्टेट के अकॉर्डिंग है। सो रॉन्ग नोशन ऑफ क्या हो जाता है, वेजेस फंड, मतलब रिकार्डो के विपरीत बताया गया कि मिल का मानना था कि मजदूरी निधि पर किस पर निर्भर करती है। ठीक है, मजदूरी निधि किस पर निर्भर करती है, तो पूंजी की कुल निधि उस मजदूर दर को भुगतान के रूप में पूंजी किया जाता है, इसलिए उन्होंने तर्क दिया कि ट्रेड यूनियन बढ़ा सकता है मजदूरी। मतलब कहने का मतलब ये था इसका, कि आप ये समझ रहे हो ना कि रिकार्डो के विपरीत इन्होंने ये बात कही है, किसके अकॉर्डिंग, सॉरी, अपोजिट कही है, रिकार्डो के अपोजिट, है ना, अनलाइक रिकार्डो, कि मिल बिलीव करता था कि वेजेस फंड डिपेंड किस पे करेंगे, एग्रीगेट फंड के ऊपर, है ना, भुगतान के ऊपर, कैपिटल आप कितना भुगतान कर रहे हो, वेजेस कितना दे रहे हो, एडवांस में उन्हें क्या दे रहे हो। तो वो क्या बताता है, आर्ग्यू करता है इसके ऊपर एक, है ना, तो क्या बताता है, तर्क देता है कि इसे जो, कौन इसे बढ़ा सकता है मजदूरी को, ट्रेड यूनियन। कौन बढ़ा सकता है, ट्रेड यूनियन। समझ गया, ट्रेड यूनियन को बढ़ा सकती है मजदूरी। समझ गया, ट्रेड यूनियन होगा तो क्या होगा, मजदूरी बढ़ेगी। सो माल्थियस थ्योरी इज रॉन्ग, इसमें बोला है कि माल्थियस थ्योरी इज रॉन्ग, इसके अंदर आप पढ़ते हैं जो इसके बोलते हैं, तो क्या बोलता है, माल्थस सिद्धांत गलत है। क्या बोलता है, माल्थस का सिद्धांत गलत है कि मिल किस संदर्भ में जनसंख्या वृद्धि के बारे में अनुचित रूप से निराशावादी था। मतलब माल्थेशियन गलत बता दिया था, और इसने बोला मिल किस संदर्भ में जनसंख्या की जो वृद्धि हो रही है, पॉपुलेशन में जो वृद्धि हो रही है, उसके बीच में कैसे ये इतना ज्यादा निराशावादी था, पेसिमिस्टिक था ना, इंग्लिश में बोलते हैं। तो माल्थस सिद्धांत ये बोलता है कि दुनिया के पूंजीवादी देशों में गलत साबित हुआ है। क्या हुआ है, ये गलत साबित हुआ है कि निराशावादी था ये, नहीं। इसने बोला, माल्थिश ने ये चीज़ बताई नहीं, कि दुनिया में पूंजीवादी देशों में गलत साबित हुआ है ये, जो उन्होंने इसे क्या बोला है, निराशावादी बोला है ना, तो ये गलत साबित हुआ। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स नॉट ऑपरेटिव, मतलब कम रिटर्न का नियम ऑपरेटिव नहीं है। तो से देख सक सिमिलरली आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसी तरह का आप देख सकते हैं, कानून के संचालन में मिल का विश्वास भूमि पर घटते रिटर्न को भी तकनीकी प्रवृत्ति से गलत साबित किया गया है उन्नत देशों में। मीन्स कहने का मतलब ये है, जो एडवांस्ड कंट्री है, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि मिल कानून का जो संचालन हो रहा था, बिलीफ इन द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो जो लैंड थी वो प्रूव्ड हो गई थी रॉन्ग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के लिए। मतलब अगर उसके अंदर भूमि पर घटते रिटर्न हो रहे हैं, मतलब घाटा हो रहा है, तो तकनीकी परिवर्तन से गलत साबित किया गया। उसे क्या बताया कि हमारा पास जो टेक्नोलॉजी प्रोग्रेस है वो एडवांस नहीं है ना। उन्नत देशों में, जो उन्नत देश है, तो उसके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी वहाँ पर इतनी प्रोग्रेसिव नहीं है, तो इसलिए उसी अकॉर्डिंग उसका क्या हो गया था, डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या हो गया था, ऑपरेटिव नहीं हुआ था, है ना। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न नॉट ऑपरेटिव, है ना। ठीक है, सो नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, लेजिस फेयर नॉट अ प्रैक्टिकल पॉलिसी। मतलब लाइक लेजिस फेयर मैंने आपको बताया था कि मिल क्या बोल रहे हैं, इसमें पॉलिसी नहीं है लेजर फेयर वाली, नॉट अ प्रैक्टिकल पॉलिसी नहीं है इसमें। तो मिल क्या बोलते हैं कि फेवर्ड करते हैं कि उदारता की नीति का समर्थन किया, उन्होंने फेवर्ड कर दिया कि नीति क्या है ये,
इम्प्रैक्टिकल है। ठीक है, क्या है ये? इम्प्रैक्टिकल है। वास्तव में कोई भी अर्थव्यवस्था कार्य नहीं कर सकती जिसमें पूर्ण प्रतिस्पर्धा हो, और कोई भी अर्थव्यवस्था किसी न किसी रूप में राज्य की मदद के बिना विकसित नहीं हो सकती। ये बात रियल है कि मान लो इसके अंदर अगर कोई भी अगर मान लो अर्थव्यवस्था के अंदर ग्रो अप हो रहा है, तो किसी भी राज्य की मदद के बिना एक दूसरे की हेल्प करनी पड़ती है। अब आपको पता है, ट्रेड के अकॉर्डिंग भी आप देखते हो, है ना, दोनों देशों के बीच में, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल हो, दोनों में अगर ट्रेड हो रहा है, दोनों में अगर सामान को आप क्या बोला था उसे हिंदी में, आवाजा क्या बोला था, लाइक वही बोलो, आयात निर्यात बोल लो उसको, ठीक है। तो वो आप करते हैं तो क्यों करते हैं? जब आपका राज्य ऐसे अकेला तो ग्रो नहीं कर जाएगा ना। क्यों? जब आपको कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप किसी से लेते हैं वो चीज़ें, आप उसका यूज़ करते हैं, तो क्या होता है फिर? ये सब चीज़ें एक लेजिस्फेयर, एक पॉलिसी, प्रैक्टिकल पॉलिसी नहीं है इसके अंदर, लाइक गवर्नमेंट इसके अंदर एक इंटरफेयर नहीं करती एक तरीके से, है ना। तो यही था इसके अंदर। नेक्स्ट आ जाते हैं। सो समझ आ रहा है आप लोगों को? सो एप्लीकेबल बता दिया अभी इन्होंने मिल्स थ्योरी में। जो अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज हैं, जो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं, तो मिल की क्या एप्लीकेबल, मतलब क्या उसके अंदर एप्लीकेबल हो रही है कुछ चीज़ें, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो इन्होंने बताया एक बेहतर सरकार, अंडर डेवलपमेंट में क्या होना चाहिए? एप्लीकेबल होना चाहिए, एक बेहतर सरकार होनी चाहिए। अगर मान लो कि सरकार की नीतियाँ अच्छी होंगी, सरकार अगर लोकतांत्रिक, आपको पता है लोकतांत्रिक के ऊपर कितना ज़्यादा हमारे जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस होते हैं वो होते हैं एप्लीकेबल, है ना। तो एक अच्छी गवर्नमेंट होगी, अच्छी सरकार होगी, तो हमारे पास क्या होगी? योजनाएं भी अच्छी होंगी आपके पास। और कोई भी न्यू प्रोजेक्ट होता है आपके, उसे अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज है तो वो डेवलप तभी हो पाएंगी ना, तभी उसमें हेल्पफुल हो पाएगा। अदरवाइज कैसे हो पाएगा? अरे गवर्नमेंट ही हमारे पास बेटर नहीं है तो कैसे काम होगा? नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, आज बच्चे बड़े कम आए हैं क्लास में, क्या बात है। सो मॉडरेट टैक्सेस, कल सबसे प्रॉमिस मांगा था ना मैंने, और आज ही सब नहीं आए। वेरी गुड। बहुत कम बच्चे हैं यहाँ, 3-4 बच्चे एब्सेंट हैं। तो मॉडरेट, मध्यम कर, अगर मान लो आप टैक्स ज़्यादा नहीं लगाओगे अंडर डेवलप कंट्री में, एक सेकेंड, अगर आप अंडर डेवलप कंट्री में टैक्सेस को नहीं लगाओगे, कम लगाओगे, मॉडरेट टैक्सेस लगाओगे, तो क्या होगा? वो ज़्यादा आगे से आगे फिर ग्रो कर पाएंगे, डेवलप हो पाएंगे, है ना। ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोर कंप्लीट सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब संपत्ति की अधिक पूर्ण सुरक्षा होनी चाहिए। जैसे कि एक हमारे पास अगर पॉलिसी होगी, अधिक हमारे पास अगर सिक्योरिटी होगी, तो करों के नाम के तहत मनमाने ढंग से निष्ट करने से स्वतंत्रता होगी हमें। मतलब जो भी हम आर्बिट्री टैक्सेशन वगैरह देते हैं, उससे क्या होगा? हमें छुटकारा मिलेगा। हमारे पास कम प्रॉपर्टी के पूर्ण सुरक्षा होगी, है ना। अगर हमारे पास पूरी तरीके से उसके जो जो भी पेपर्स वगैरह होते हैं, फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो हमारे पास एक्सट्रैक्शंस क्या होता है, टैक्सेस लगते हैं, तो क्या होगा? वो नहीं लगेंगे, है ना, फ्रीडम हो जाएगा उसके लिए। A more permanent and more advantageous tenure of land securing to the cultivate as far, मतलब जहाँ तक हो सकता है कृषक के लिए भूमि की अधिक स्थायी और अधिक, मतलब कहने का मतलब है कृषि को एक ना, मतलब एक स्थायी मिलना चाहिए। एक जो उसको लैंड है वो उसको मिलनी चाहिए, एक स्थायी मिलनी चाहिए। ये नहीं कि कभी इधर कर रहा है कभी इधर कर रहा है, तो फिर कैसे काम करेगा? वो नहीं कर पाएगा ना। एक पर्टिकुलर प्लेस होगा उसके लिए, तो वो इजीली काम कर पाएगा, बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। अधिक लाभप्रद अवधि होती है, संभव है उद्योग कौशल और अर्थव्यवस्था के अविभाजित लाभ होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं? अनडिवाइडेड बेनिफिट्स होते हैं, यानी कि डिवाइड करके ही बेनिफिट्स हो रहे हैं आपके, इसके अंदर अनडिवाइड करके बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको। ठीक है, समझ पा रहे हैं? सो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम पढ़ रहे हैं क्लासिकल थ्योरी, ठीक है। द क्लासिकल थ्योरी क्या बताता है? स्टेटेड बाय स्मिथ, माल्थस, मिल, रिकार्डो एंड कैन बी एक्सप्लेन, ये सब ने, इस सबको हम पढ़ेंगे क्लासिकल थ्योरी में, ठीक है। क्लासिकल थ्योरी को आप पढ़ेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या होती है
है ना? क्लासिकल थ्योरी के बारे में आप जान सकते हैं, इसके अंदर लेज़र पॉलिसी को नहीं मानता था ये, फ्लेक्सिबिलिटी को मानता था, काफ़ी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। एक दो सेकंड का रेस्ट ले लेते हैं। बताइए, समझ आ गया वो वाला? फिर बोलो नहीं आया समझ में। समझ में आ गया? आ गया समझ में आप लोगों को? बाकी सबको हाँ ना कुछ नहीं बोलना होता। तो नेक्स्ट आ जाओ। तो सबसे पहले आ जाता है लेजर फेयर पॉलिसी की बात करते हैं। तो इसके अंदर क्या बोलता है? हाँ, इसके अंदर ना क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कहता है कि लेजर फेयर पॉलिसी नहीं होना चाहिए, और कीन्स क्या कहता है कि होनी चाहिए। ये तो हम बाद में डिफरेंस पढ़ लेंगे। जस्ट मैंने बताया कि लेजर फेयर पॉलिसी क्या बोलता है, ये कि इसके अंदर बिलीव इन ऑटोमेटिक फ्री मार्केट होना चाहिए, और इसके अंदर परफेक्टली कंपटीशन कर सको, फ्री होना चाहिए, एनी गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब ये मानता है, इसका मानना है कि लॉन्ग रन के अंदर, लॉन्ग रन पहले तो क्लासिकल के अंदर आप लॉन्ग रन सब चीज़ें देखेंगे, कीज में आप शॉर्ट रन देखते हैं, और लॉन्ग रन में सॉरी क्लासिकल में आप किसकी बात कर रहे हैं? लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं ना? ठीक है, लॉन्ग रन की बात करें, यहाँ पे हर चीज़ लॉन्ग रन की डिपेंड। तो ये कहता है कि लॉन्ग रन में होना चाहिए। ठीक है, लॉन्ग रन में चीज़ें होंगी तो वो लंबे टाइम के लिए उसके अंदर नुकसान और फायदा सब उसके अंदर आप देख पाते हैं। तो इसके अंदर क्या बोलता है, ये आदर्श हाथ है जो राष्ट्रीय आय को अधिकतम करता है। ये आदर्श हाथ ही तो हमें क्या पता कौन किसका लाइक इसमें हस्तक्षेप हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर्स तो है नहीं, तो उसमें क्या है? आदर्श हाथ है, इसलिए इसको इन इन इनविजिबल हैंड बोला जाता है। ठीक है, लेजर पॉलिसी लेजर फेयर पॉलिसी को क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो है क्या है, बिलीव नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक फ्री मार्केट होना चाहिए, और एक किसी भी सरकारी हस्तक्षेप से क्या होता है, पूरी तरीके से प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था होनी चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और कोई गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। सो कैपिटल एक्यूमुलेशन द की टू प्रोग्रेस, मतलब ये बोलना चाहते हैं कि अगर हमारा क्लासिकल में बोलता है लॉन्ग रन में अगर हम आप पूंजी संचय करते रहेंगे तो क्या होगा? आप लाइक एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि सभी क्लासिकल पूंजी संचय को अधिक प्रगति की कुंजी में मानते हैं। पूंजी संचय प्रगति की कुंजी है, मतलब लाइक की ऑफ प्रोग्रेस। अगर आप पूंजी संचय कर रहे हो तो आपके पास क्या है, आगे के लिए प्रोग्रेस करने के लिए रास्ते हैं काफी सारे। तो सभी क्लासिक किस क्या बोलते हैं कि पूंजी संचय को आर्थिक प्रगति की कुंजी मानते हैं। मतलब आप आगे क्या कर पाते हैं? प्रोग्रेस कर पाते हैं। हाँ, ओके, तो इसलिए बड़ी बचत पर जोर देते हैं। क्या हो रहा है? बड़ी बचत पर जोर दे रहे हैं। मतलब ये क्या आप बोलना चाह रहे हैं कि जो सेविंग्स हो रही है वो बड़ी बहुत बड़ी वाली सेविंग्स करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब ये पूंजी संचय ज़्यादा ज़्यादा करेंगे तो सेविंग्स भी बड़ी करेंगे, बचत भी करेंगे। तो केवल पूंजीपति और जमींदार ही बचत करने में, अरे भाई वाह बताओ। हाँ, इसमें इस लाइन का मतलब ये होगा कि जो मजदूर होगा बेचारा, श्रमिक होगा, वो कैसे कैसे इसके अंदर सेविंग कर लेगा? उसकी तो मजदूरी दर ही इतनी कम होती है ना? तो ये सारा पैसा पूंजीपति और जमींदार के पास ही होता है। तो ये यही लोग इसकी पूंजी का सेविंग्स वगैरह कर सकते हैं, तो मजदूर यहाँ पे नहीं कर सकता है ना? तो नेक्स्ट आ जाते हैं प्रॉफिट द इंसेंटिव टू इन्वेस्टमेंट। अगर मान लो अकॉर्डिंग टू द क्लासिक प्रॉफिट इंड्यूस करता है, लाभ निवेश के लिए प्रोत्साहन करता है। ठीक है, तो क्लासिकल जो इकोनॉमिस्ट होते हैं उनके अनुसार ये बोल रहा है कि लाभ जो हम कर रहे हैं निवेश में, जब लाभ मिल रहा है उसको प्रेरित करता है। लाभ जितना बड़ा होगा पूंजी संचय निवेश उतना ही अधिक होगा। अब जैसे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आपको लाभ मिल रहा है तो आपको और ज़्यादा इंकरेज करेगा, है ना? और ज़्यादा क्या करेगा? इंकरेज करेगा प्रॉफिट को एक्यूमुलेट करने के लिए। तो द लार्जर द प्रॉफिट द ग्रेटर द कैपिटल एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट के लिए हो जाएगा। आप जितना बड़ा आपका क्या हो जाएगा, जितना बड़ा आपका क्या कहते हैं लाभ है, उतना ही बड़ा आपका पूंजी संचय निवेश उतना ही अधिक होती चली जाएगी। क्योंकि पूंजी संचय ही उसी अकॉर्डिंग आगे पैसा बनाओगे जब आपका निवेश होगा, कुछ पैसा होगा आपके पास। निवेश में अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप आगे और सोचेंगे कि यस मुझे ये करना चाहिए, इस कंपनी में मुझे, या इस जगह मुझे इतना पैसा डालना चाहिए, ऐसे करके आप कर सकते हैं ना? सो नेक्स्ट आ जाओ द टेंडेंसी ऑफ प्रॉफिट टू डेक्लाइन, है ना? लाभ की गिरावट में लाभ की गिरावट की प्रवृत्ति क्या होती है? तो मुनाफा क्या होता है? लगातार नहीं बढ़ता है। इसमें कह रहे हैं प्रॉफिट डू नॉट इंक्रीज कंटिन्यूसली, मतलब जरूरी नहीं है आपका कि मुनाफा आपको लगातार ही हो रहा है। तो वे तब
तब घटते हैं जब पूंजीपतियों के बीच बड़े पूंजी संचय के लिए प्रतिस्पर्धा बढ़ी जाती है। मतलब जब इसके अंदर कॉम्पिटिशन होने लग जाता है ना? जब पूंजी संचय के लिए क्या हो जाता है, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। जब पूंजीपतियों के बीच क्या हो जाता है, बड़े पूंजी संचय, मतलब आपस में कॉम्पिटिटर ये करते हैं कि मैं ज़्यादा पूंजी संचय करूँगा या तुम करो। कैपिटल एक्युमुलेशन के ऊपर इन लोगों का क्या हो जाता है, एक कॉम्पिटिशन हो जाता है, बढ़ जाता है कॉम्पिटिशन। और ये जो लार्जर कैपिटल एक्युमुलेशन क्या होता है, इन लोगों में आपस में ही रहता है कि मैं ज़्यादा पूंजी, तो पूंजी संचय जब तभी होता है जब आप कॉम्पिटिशन में उतरते हो। कॉम्पिटिशन में आप 4 तरीके की चीज़ों को देखते हो कि हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें आ रहा है कि लाभ में गिरावट की प्रवृत्ति क्या होती है। जब आप में लाभ में गिरावट होती है तो उसकी प्रवृत्ति क्या होती है आगे। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट क्या होता है आपका, स्थिर अवस्था। सभी शास्त्रीय अर्थशास्त्री स्थिर अवस्था को किस प्रक्रिया के अंत के रूप में देखते हैं। समझ रहे हो, सभी शास्त्रीय जो होते हैं वो अर्थशास्त्री स्थिर अवस्था को किस प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, पूंजी संचय। किसके रूप में, पूंजी। जब एक बार मुनाफे में गिरावट शुरू हो जाती है तो यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक मुनाफा शून्य ना हो जाए। समझ रहे हो, जब एक बार मुनाफे में हमें गिरावट होने लग जाती है तो उसमें कम से कम आप जीरो पे बिल्कुल आके उतर जाते हैं, तो क्या होता है, पूंजी संचय बढ़ना बंद हो जाता है और मजदूरी दर निर्वाह स्तर तक पहुंच जाती है। अब मजदूरी दर उतनी कम मिलेगी और कम मिलेगी मजदूर का निर्वाह, अब तो क्या होगा, निर्वाह स्तर बिल्कुल वो निर्वाह ही कर पाएंगे, इतना ही उनको क्या होता है, मजदूरी मिलती है उनको, है ना। तो ऑल क्लासिकल इकोनॉमिस्ट विजुअलाइज करते हैं कि स्टेशनरी स्टेट क्या है, एज द एंड ऑफ प्रोसेस ऑफ कैपिटल। मतलब ये जो स्टेशनरी स्टेट है, स्थिर अवस्था है, इसमें आकर जो पूंजी संचय होता है वो रुक जाता है बिल्कुल। जब तक वो डिक्लाइन नहीं हो जाता, गिर नहीं जाता, जीरो पे नहीं आ जाता, तब तक पूंजी संचय बंद हो जाती है बढ़ना, है ना। तो ये क्या होता है, जब आप क्या करता है, ये एक स्टॉप कर देता है किसको, पॉपुलेशन एंड कैपिटल अक्यूमुलेशन स्टॉप कर देता है, इंक्रीजिंग द वेज रेट रीचेज द सब्सटेंस लेवल। ओके, तो इसमें आप देख सकते हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि चित्र एक में समझाया गया है कि जनसंख्या को क्षैतिज अक्ष में, किसमें बताया, पॉपुलेशन को क्षैतिज अक्ष हो गई हमारी, और ये क्या हो गया, और कुल के साथ मापा जाता है ऊर्ध्वाधर अक्ष पर ऊपर माइनस किया गया है, ठीक है। ये माइनस रेंट हो गया हमारा, उत्पादन फंक्शन को दर्शाता है। तो जनसंख्या रूप में क्या देखते हो, ओपी वक्र को देखते हो। ये ओपी वक्र क्या है हमारा, जनसंख्या हो गया, और मेरे वेजिस का हो गया, है ना। और मूल OW के माध्यम के स्थिर को मापती है, वास्तविक मजदूरी दर, घटना रिटर्न होता है। अब देख पा रहे हो, इसके अंदर मेरा वेजिस है, ये मान लो ये वेजिस आपके कैसे बढ़ रहे हैं, W1 हो गया यहाँ पे, यहाँ WT हो गया, और ये आपका W3 हो गया। अब यहाँ पे आके क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी आके यहाँ पे P1 PW हो रही है, देख पा रहे हो, यहाँ पे आके एक टाइम पे आके क्या हो रही है, घट रही है। और वेजिस भी क्या हो रहे हैं, पहले इतने थे, फिर वेजिस क्या हो गए, कम हो गए, है ना। इतना वेजिस था पहले, फिर धीरे धीरे करके क्या हो गया, कम हो गया, है ना। क्या हो रहा है, फ्लैटर हो गए हैं। समझ पा रहे हो इस डायग्राम से, बताओ जल्दी। एक बार और बता दूं, अब देखो इसके अंदर आप OW देख सकते हैं इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर जो ओपी है मेरा, ये ओपी क्या है, ओपी क्या है, उत्पादन फंक्शन है, ये क्या है, ओपी। ओपी क्या है, ये वाला जो ओपी जा रहा है वो क्या है, उत्पादन फंक्शन हो गया ना, इतना उत्पादन हो रहा है मान लो, ठीक है। ये मेरे वेजेस हो गए, जो मैं पॉपुलेशन जो में है मेरी, उसके अकॉर्डिंग ये वेजेस हो गए। समझ पा रहे हो। और फिर उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, N1 आ गया, फिर N2 हो गई, फिर N3 हो गई, क्या हो गई, एक टाइम पे आके वेजेस बढ़ गई, ठीक है। फिर यहाँ पे आके क्या हो गई, अब क्या हो गई, रुक गई आके, यहाँ आके क्या हो गई, रुक गई। तो यहाँ पे स्टेज जो दिखाई हुई है P1 P2 P3, ये क्या हो गई, इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गई, रेंट के अकॉर्डिंग ये बढ़ रहा है, ये रेंट के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सो इसके क्रिटिसिज्म क्या है, इसके क्रिटिसिज्म क्या है, इसके आप इसको क्रिटिसाइज कर रहे हो ना, कि दिस सिंपल एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लासिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट इज नॉट फ्री फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब इन सबसे फ्री नहीं है। तो ये क्या करता है, इग्नोर करता है मिडिल क्लास को। क्या कर रहा है, ये कह रहा है मैं इग्नोर करता हूँ मिडिल क्लास को, मध्य वर्ग की अनदेखी करता है। तो पूरा शास्त्रीय विश्लेषण जो आपने करा है वो सामाजिक आर्थिक वातावरण पर आधारित है, किस पे आधारित है, सोशल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पे।
तो जो ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के कुछ हिस्से हैं उसमें बताया गया है कि इसने किसके कठोर विभाजन का अस्तित्व ग्रहण किया है। पूंजीवादी और मजदूरों के बीच समाज, मतलब द एक्सिस्टेंस ऑफ अ रिजिड डिवीजन ऑफ सोसाइटी बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबर्स के बीच में। ठीक है, इन्होंने बताया है कि इसे कठोर विभाजन किसके बीच में किया है, पूंजीवाद और मजदूरों के बीच में किया है इन्होंने। मध्य वर्ग को क्या कर रहे हैं, ये लोग अनदेखा कर रहे हैं, जो मिडिल क्लास है उसको क्या कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं। और नेग्लेक्ट कर रहा है पब्लिक सेक्टर को, मतलब ये जो क्लासिकल को बता रहे हैं इसमें। ठीक है, तो परफेक्ट कंपटीशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एसोसिएशन, और क्या हो जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र की उपेक्षा कर रहे हैं लोग, नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो क्लासिकल क्या बताते हैं, सही कंपटीशन होता है, निजी संपत्ति की संस्था होती है, आर्थिक विकास के लिए आवश्यक शर्तें थी। क्या थी, आवश्यक शर्तें थी। ठीक है, क्या थी, आवश्यक, मतलब इसके अंदर जो आप कंपटीशन कर रहे हैं, जो आपकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसके अंदर क्या हो रहा है, जरूरी है क्या, जो आपकी संस्था है उसके उसके बीच में क्या कर रहा है, ये उसकी अवहेलना कर रहा है, मतलब उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है उस पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो ये जब आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है तो इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट एक क्या रखी गई, शर्त रखी गई है। ठीक है, सो लेस इंपॉर्टेंस टू टेक्नोलॉजी, ये टेक्नोलॉजी को क्या दे रहा है, लेस इंपॉर्टेंस दे रहा है, कम दे रहा है, मतलब प्रौद्योगिकियों को क्या दे रहा है, कम महत्व दे रहा है। शास्त्रीय सिद्धांत में महत्वपूर्ण कमियों में से एक भूमिका निभाई गई है विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा। क्लासिकल क्या बताते हैं, आमतौर पर तकनीक ज्ञान को मानते थे, दिए गए अपरिवर्तनीय ओवर टाइमिंग, है ना, अनचेंजिंग ओवर टाइम। अब ये क्या बोल रहे हैं, ओवर टाइमिंग वगैरह लोग करते थे ना, मजदूरी में क्या कर रहे हैं ये लोग, ये श्रमिक वगैरह क्या करते हैं, ओवर टाइम वगैरह करते हैं, तो इसको ये प्रेफरेंस देता है और लेस इंपॉर्टेंस देता है किसको, टेक्नोलॉजी को। जो ओवर टाइम वगैरह है ये इसको ज्यादा प्रेफरेंस दे रहा है ना। मतलब लाइक इंसिस्ट ऑफ किसके बजाय, किसके, टेक्नोलॉजी के बजाय, है ना, इंस्टेड ऑफ किसके, इंस्टेंट ऑफ किसके, टेक्नोलॉजी के, प्रौद्योगिकी को कम महत्व दे रहे हैं। सो अनरियलिस्टिक लॉज हो जाते हैं हमारे हमारे लॉ क्या है, अनरियलिस्टिक है। ठीक है, अवास्तविक कानून है मेरे। ठीक है, अब रिकार्डो और मार्थस जैसे शास्त्रियों की बात करी जाए तो एक निराशावादी दृष्टिकोण है। ठीक है, रिकार्डो और मार्थस के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, अनरियलिस्टिक लॉज बता दिए कि पूंजीवादी विकास का अंतिम परिणाम ठहराव है क्या, दो मान्यताओं पर आधारित है, भूमि पर घटती वापसी और जनसंख्या का मालथीशियन सिद्धांत। इन दोनों पे क्या है, ये अवास्तविक कानून है कि भूमि पर घटती है, मान लो भूमि है उस पर घटती हुई वापसी हो रही है, ठीक है, डिमिनिशिंग हो रहा है, और जनसंख्या का मालथीशियन सिद्धांत, मालथीशियन थ्योरी ऑफ प्रॉब्लम, ये क्या कहते हैं सिद्धांत, तो इसमें क्या बताया है इन्होंने, क्या बताया इन्होंने कि ये इसको क्या बोल रहा है, अनरियलिस्टिक लॉ बोल रहा है, मतलब ये अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है, ये कहना चाह रहा है। So wrong notion about wages and profits, रॉन्ग नोशंस अबाउट मजदूरी और मुनाफे के बारे में गलत धारणा है, मतलब मजदूरी और मुनाफे के बारे में क्या गलत धारणाएं थी इसकी। मजदूरी निर्वाह स्तर पर नहीं है ना, नहीं है, मतलब इतना भी नहीं कमा पा रही कि निर्वाह स्तर भी हो पाए। वहाँ लाभ दरों में इसी गिरावट के बिना धन मजदूरी में निरंतर वृद्धि हुई है और परिपक्व अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक ठहराव के चरण में नहीं पहुंची है। समझ रहे हो, मजदूरी निर्वाह स्तर पर नहीं है, मजदूरी जो है वो निर्वाह स्तर पर नहीं है। वहाँ लाभ दरों में इसी गिरावट के बिना धन मजदूरी में निरंतर वृद्धि हुई है, क्या हुई है, इसी गिरावट के बिना धन मजदूरी में निरंतर वृद्धि हुई है, मतलब ये जो गिरावट हो रही है तो धन मजदूरी में क्या हो रहा है, निरंतर वृद्धि हुई है। ठीक है, और परिपक्व अर्थव्यवस्था आर्थिक ठहराव के चरण में नहीं पहुंची है, जो परिपक्व हो रहा है वो अर्थव्यवस्था के आर्थिक ठहराव के चरण में नहीं पहुंची है। ठीक है, मजदूरी का जो आप निर्वाह कर रहे हो इसके अंदर देख पा रहे हो आप, वहाँ पे लाभ दरों में क्या है, गिरावट हो, गिरावट के बिना क्या हो रहा है, धन मजदूरी में निरंतर वृद्धि हुई है, जो आप जो मजदूरी दे रहे हो उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और इसमें क्या है, ठहराव पे नहीं पहुंचे, मीन्स इसमें कोई स्टेशनरी स्टेट नहीं है। रिकार्डो मार्थस दोनों के पास पश्चिमी दुनिया के आर्थिक विकास के परिश्रम में झूठे भविष्यवादी को उपहास किया गया था। मीन्स इसमें वेस्टर्न से रिलेटेड कुछ इसमें प्रोफेक्ट्स थे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आपको बता रहे थे, उन्होंने इसको गलत साबित किया है और इसमें बताया है कि जो इनके मुनाफा या मजदूरी नहीं हो सकता, इसकी जो गलत धारणा थी इसको उन्होंने बताया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जब मजदूरी से निरंतर वृद्धि हुई है, ऐसा नहीं है कि वृद्धि नहीं हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, रॉन्ग नोशन है इन लोगों का, ये गलत धारणा है। सो अनरियलिस्टिक ग्रोथ प्रोसेस, मतलब जो ग्रोथ प्रोसेस है वो अनरियलिस्टिक है, मतलब अवास्तविक विकास प्रक्रिया।
सो आप देख सकते हैं शास्त्रीय सिद्धांत ने एक स्थिर अवस्था ग्रहण किया जिसमें परिवर्तन लेकिन संतुलन के एक बिंदु आसपास प्रगति थी, लेकिन एक पेड़ की तरह स्थिर और निरंतर। मतलब एक पेड़ की तरह स्थिर और निरंतर, मतलब एक पेड़ खड़ा भी है, उसके पत्ते तो बढ़ते झड़ते हैं पर वो जो जड़ है वो स्थिर ही रहता है। तो यह क्या बताया कि आर्थिक विकास की प्रक्रिया का संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब इन्होंने बोला है ये ही इनफ नहीं है एक्सप्लेनेशन, है ना। द क्लासिकल थ्योरी एज्यूम करी गई एक स्टेशनरी स्टेट पे, जिसमें बताया है कि देयर वाज चेंज, क्या था, लेकिन संतुलन के एक बिंदु के आसपास, है ना, अराउंड अ पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम देयर वाज प्रोग्रेस। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रगति थी, बट स्टीडी एंड कंटिन्यूस लाइक अ ट्री, मतलब धीरे हो रही है, धीरे और आराम से क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ता जा रहा है इसके अंदर ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि बढ़ ही नहीं रही है, ठीक है। दिस इज, आप क्या बोलते हैं, नॉट अ सेटिस्फैक्ट्री, आप सेटिस्फैक्ट नहीं हो पा रहे उससे। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना, ये पूरी तरीके से संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया इसमें, इतना ही स्पष्टीकरण दिया गया है इसके अंदर। सो और किसी का कुछ क्वेश्चंस वगैरह तो पूछ लो फटाफट। किसी का कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, फटाफट पूछ लो। आज सारे बच्चों ने पढ़ाई करी ना आराम से। वैसे मैं अब नोटिस कर रही हूँ कि आज किसने कितना क्लास में बोला है, किसने कितना पढ़ाई करी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आज से याद रखना है ये सब आपको, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आपकी 9 से 10 मान लो पेपर फर्स्ट क्लास होगी, फिर आपसे हम 10 से 11 भी मिला करेंगे, तो मैं आपको बता दी करूँगी कब कब आपकी क्लास है ना। आपने कुछ पूछना तो नहीं है, और किसी को कुछ पूछना तो नहीं है क्लास में, और कौन कौन है, जरा फेस टू फेस बात कर ली जाए क्योंकि ये बच्चे तो कुछ बोलेंगे नहीं। वंदना, वंदना क्लास में अब आई हो, बहुत लेट आए हो आज अब क्लास में वंदना, क्या बात है, बहुत लेट आए हो आप आज क्लास में। थ्योरी समझ ली अभी, आई थिंक सो आप लेट आए हो तो आपको तो थ्योरी समझ में नहीं आएगी। क्या बात है, क्यों नहीं टाइम पे आते हो आप लोग, 1 घंटे की क्लास के लिए भी इतना करते हो, 1 घंटा तो छोड़ा अगर 2 घंटे भी क्लास है, 3 घंटे भी क्लास है, आपका टारगेट यही है, क्यों लेट हो रहे हो, बताओ क्यों लेट हो रहे हो। बताओ जल्दी। म्यूट कर दिया वंदना ने, है ना, सुनाई ना दे मैम की आवाज। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सब समझ में आ गया। आप कल जब आंसर पूछ रही हो तो बिल्कुल एकदम बिल्कुल चुप साइलेंट, कोई मतलब ही नहीं है। सॉरी। बताओ जल्दी से। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, किसी का भी, एक भी बच्चे का कोई क्वेश्चन नहीं है। अरे बोलना होता है। बताओ जल्दी, कुछ पूछना है। हेलो बच्ची, बताओ जल्दी। कुछ नहीं पूछना। ललिता, 2 ललिता है तो हमारी क्लास में, आफरीन है, लोमन है, नन्हे है, शिवानी है, शिवानी प्रजापति हो गए, वंदना मौर्य हो गए। नहीं पूछना कुछ भी, सॉरी। नहीं पूछना कुछ भी, ठीक है, आ गया समझ में सब। ठीक है फिर यहीं पे क्लास को एंड करते हैं, और फिर वंदना तो बोल ही नहीं रही है, पता नहीं, जब क्लास में लेट भी आई है और कुछ बोलना भी नहीं है उसको। चलो ठीक है फिर
क्लास को एंड करेंगे फिर अभी एक। ठीक है, मैंने आप लोगों को टाइमिंग बता दिया है, आप सब लोगों को टाइमिंग पता चल गया होगा होप सो। हमारी 8 to 9 मैम डेमोग्राफिक के टोटल कितने स्टेजेस हैं? डेमोग्राफिक के पर्टिकुलर तो मुझे भी नहीं याद है अभी तो। डेमोग्राफिक के मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है। आई विल कंफर्म यू टुमारो, क्योंकि ऐसे में 5 स्टेजेस हैं। ओके, कंफर्म हो? मुझे पर्टिकुलरली याद नहीं है तो मैं आप लोगों को कैसे बोलूँ उसका। अभी वैसे भी माइंड काम नहीं कर रहा बेटा। ओके, ठीक है, फिर चलते हैं, क्लास को यहीं पे एंड करते हैं फिर। ओके, ठीक है, कल फिर 8 to 9 आपकी क्लास होगी। 8 to 9, 8 to 9 आपकी क्लास होती है, और मैं कल आपको 8 to 9 के ही मिड में बता दूंगी कि हमारी 10 to 11 क्लास होगी या नहीं होगी। ठीक है, ओके, डन। सो थैंक यू माय फ्यूचर लेक्चरर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। क्लास को यहीं एंड करते हैं। बाय बाय।